क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि अमेरिका की इस परेशानी का असर भारत पर भी दिखेगा, क्योंकि भारत को एक ही टाइम पे अमेरिका और चीन दोनों पर नजर रखनी है। एक तरफ G20 के अध्यक्ष के रूप में अमेरिका के इस ऋण संकट का हल भारत की प्रायोरिटी होगी, तो वहीं चीन जो है वो इस मौके का फायदा उठाने की ताक में है। आप चीन का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि देखिए डॉलर की जो एक अभी अस्थिरता है, स्टेबिलिटी जो उसमें नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं चीन की जो एक हमेशा से एक उसकी जो एक कहे ना दिली इच्छा रही है, उस चिंगारे को भड़का दिया है अभी की फिलहाल इस सिचुएशन ने। क्योंकि चीन जो है वो लंबे समय से अपनी जो मुद्रा है येन युआन, उसको डॉलर की जगह दुनिया की रिजर्व करेंसी के रूप में देखना चाहता है। आप चीन का ही जिक्र कर रहे थे, मैं चाहूंगी कि आप प्लीज अपने उस कोट को कंटिन्यू कीजिए। तो गिजी, मैं आपको बता रहा था कि सारी मुहिम में जो इतना लंबा रूस यूक्रेन युद्ध चल चुका है और अब अमेरिका की जो एक डेट सीलिंग क्राइसिस हो रही है, इस पूरे मुहिम में अगर एक देश को फायदा होगा वो है चीन को। अब हम अगर भारत की बात लें तो अगर अमेरिका में ऐसा क्राइसिस आती है तो ये इसका सीधा इफेक्ट भारत में ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले गोवा में जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी, उसके बाद रूस के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने एक बयान दिया कि जो भी भारत रूस से हथियार खरीदता है उसका अब तक भुगतान नहीं हुआ है, क्योंकि वो डॉलर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो रूस पे प्रतिबंध लगे हुए हैं, और जो रुपी रूबल ट्रेड है वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। तो उनका ये हिंट था कि भारत को चाइनीज युआन में पैसे दे देने चाहिए रूस को। अब अगर ये अमेरिका के अंदर भी ये क्राइसिस आ गई तो भारत डॉलर में और दिक्कत आ जाएगी, और जो हमारा ऑलरेडी इतना पैसा जो हमने रूस को और कई दूसरे देशों को देना है बिकॉज ऑफ द इनस्टेबिलिटी ऑफ डॉलर और द बैन्स दैट हैव बीन पुट ऑन कंट्रीज लाइक रशिया, तो ये भारत के लिए भी एक बहुत भारी संकट आ जाएगी। और इस वक्त जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो चीन है, चीन को इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि चीन हमेशा चाहता रहा है कि वो अमेरिका को टेक ओवर करे एज द वर्ल्ड बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल लीडर, और इस पूरे अस्थिरता में चीन को एक अच्छा मौका दिख रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम होगी ये सिर्फ अमेरिका के बॉर्डर्स तक सीमित नहीं होगी, ये पूरी दुनिया को लपेट लेगी। चीन की ये जो एस्पिरेशंस है, क्या इसमें को कभी सफल हो पाएगा? अगर मैं आपको एक ऑनेस्ट आंसर दूं, चीन जो भी सोचता है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी से सोचता है और उसको सफल कर देता है। और चाहे हमें अच्छा लगे ना लगे, दुनिया को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन चीन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स को पास डाउन होते हैं, और वो पूरी मुमकिन कोशिश करते हैं उसको सफल करने में। यही कारण है कि उनके कोई भी प्रेसिडेंट चेंज हो जाएं, लेकिन उनका जो एक लॉन्ग टर्म विजन है वो हमेशा वैसे ही रहता है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो चीन को सफलता तो मिल रही है, चाहे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लेवल पे, चाहे फाइनेंशियल लेवल पे, क्योंकि चीन के पास इतना बेशुमार पैसा है। हालांकि कोविड की वजह से ये सप्लाई चेन्स भी अफेक्ट हुई, काफी टाइम तक इकोनॉमीज में बहुत अफेक्ट पड़ा, चीन पे भी पड़ा, लेकिन तब भी चीन में वो अस्थिरता नहीं आई, फाइनेंशियल अस्थिरता नहीं आई, क्योंकि चीन के पास जो बेस है पैसे का वो बहुत ज्यादा है। तो मेरी राय में अगर हम देखें आज की तारीख में तो चीन को सफलता तो मिल रही है, लेकिन ये अभी अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है कि अमेरिका जो दुनिया के हर कोने में लड़ाइयों में वहां पे सपोर्ट करना चाहती है, अपने पैसे वहां पे बर्बाद करना चाहती है। मेरी पर्सनल राय है कि जी अमेरिका को इन चीजों पे रोक करनी चाहिए। अगर अमेरिका अपना फाइनेंशियल प्रूडेंस नहीं करेगा तो एक प्लेटर पे वो चीन को पूरी दुनिया दे रहा है, ताकि चीन अपने जो नापाक मंसूबे हैं उसको सफल कर पाए। अभी ये जो डेट सीलिंग की हमने बात की है कि ये क्यों हिट करता है, और इसका जो है कहें कि एडवर्स इफेक्ट है वो ग्लोबली भी किस तरीके से पड़ेगा, और कौन सा देश है जो इसका फायदा उठा सकता है। कुल मिलाकर देखिए हमेशा से ये डेट सीलिंग जिस तरीके से हिट अमेरिका करता है, इसको रिजॉल्व भी किया है। इस बार क्या शंका है, क्योंकि अभी मीटिंग्स का दौर जारी है, क्वाड में भी वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं। रीजन सिर्फ यही है कि जो उनका अपना एक इंटरनल मैटर है उसे पहले रिजॉल्व करना है। क्या ये हो पाएगा? हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो कह दिया कि देश डिफॉल्ट नहीं होगा, लेकिन इसके होने के कितने आसार आपको दिखते हैं?
हाइपोथेटिकल सवाल, लेकिन वी वांट कि आप इसका आंसर करें। जी, मेरी पर्सनल राय में तो आई थिंक कि ये इस बारी रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन काफी स्ट्रिंग्स और कंडीशंस के साथ आएगा ताकि ये दोबारा ना हो। और क्योंकि अभी देखिए अमेरिका की जो एक अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो भी एट स्टेक है। अगर अमेरिका डिफॉल्ट कर जाता है, अमेरिका भी जानता है कि इससे पहला फायदा चीन को होगा। पिछले साल 5 नवंबर को अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिपोर्ट जो कि पेंटागन ने रिलीज की, उसमें उन्होंने पहली बात क्लियरली लिखा कि अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 चीन है। तो अगर अमेरिका डिफॉल्ट कर जाता है, वो तो प्लेटर पे हर चीज चीन को दे रहा है। तो मेरे पर्सनल व्यू में इस बार डिफॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी जाएंगी ताकि ऐसी सिचुएशन अमेरिका में दोबारा ना हो। चलिए, थैंक यू सर, हमने इस पर बात की है, लेकिन अब आगे मैं चाहूंगी कि हम क्वाड जो अभी समिट होनी है उसकी भी हम बात करें, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं क्योंकि आंतरिक कारणों से उन्होंने अपना ये जो दौरा है वो रद्द किया। हालांकि ये आंतरिक कारण बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो बाकी देशों पर इसका एक ठीक संदेश तो नहीं जाता है, क्योंकि चीन में देखिए ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जब अमेरिका में इस तरह की हलचल होती है तो इससे दुनिया भर में ये संदेश तो जाता है कि अमेरिका जो दुनिया भर में अपना इतना दखल रखता है, इतनी उसके पास पार है, उसके घर में हालात ऐसे हैं तो उन्हें तो अपना दौरा रद्द करना पड़ रहा है। तो अमेरिका के लिए जो बाइडेन का ये दौरा रद्द होना, क्या इसका मतलब है और क्या ये उसी के खिलाफ जा रहा है? बिल्कुल गीत जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो दौरा रद्द हो रहा है इससे चीन को बहुत खुशी होगी, क्योंकि जब से क्वाड बना है तब से चीन क्वाड को नाटो ऑफ एशिया कहता आया है। और कई बार चीन ने मांग भी की है कि नाटो की क्वाड को आप डिसबैंड करो, ये गलत ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो एम्स हैं वो गलत हैं। तो इस बार जो बाइडेन के इस दौरे के रद्द होने से चीन को तो बहुत मुस्कुराहट होगी, क्योंकि जो वो कहता है वो उसको अब चीजें सफल होती हुई दिख रही हैं। अगर अमेरिका के अंदर ही इंटरनल टर्मोइल इतना होता है तो वो बाकी दुनिया का क्या वो देखेगा? कौन से वो क्वाड में हिस्सा लेना चाहेगा? वो कौन सा फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात करेगा जब अपना ही घर में इतनी दिखते हैं? तो इससे चीन को तो बहुत प्रसन्नता होगी। लेकिन एक चीज और है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अमेरिका अपने ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स नहीं रिजॉल्व कर पाता है तो चीन को एक ओपन प्लेग्राउंड मिल जाएगा जो वो चाहेगा करने के लिए। और इसके चीन के साथ में अब रूस भी है। ये पिछले साल युद्ध होने से पहले जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन चाइना गए थे विंटर ओलंपिक्स के लिए, उन्होंने कहा था कि जो रूस और चीन की दोस्ती है वो नो लिमिट्स की दोस्ती है। तो एक तरफ अगर अमेरिका डिफॉल्ट हो रहा है, दूसरी तरफ रूस चीन का गठबंधन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो ये दुनिया के लिए तो एक बहुत प्रॉब्लम वाली चीज है, क्योंकि चीन और रूस को पूरी दुनिया एक प्लेग्राउंड मिल जाएगी, जो वो चाहेंगे वो वहां कर पाएंगे। और ये डेफिनेटली ये जो दौरा बाइडेन की ओर से रद्द किया गया है, उनकी पार्टी की ओर से रद्द किया है, ये उसके खिलाफ ऐसे ही जाएगा, क्योंकि बाकी जो देश हैं वो इसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि रूस और चीन की बात हम यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। एक इसका कहें एक डिसएडवांटेज है ये इस चीज़ की, क्योंकि देखिए जिस समय में सोडी सर अमेरिका की सामरिक नीति में एशिया प्रशांत केंद्र स्थान दिया गया है, घरेलू मजबूरी के कारण देखिए 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को रद्द करना बाइडेन प्रशासन की कूटनीति के लिए, अगर मैं सिर्फ यहाँ पर अमेरिका की बात करूँ, ये उसकी कूटनीति के लिए, उसकी एक कहें डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत बड़ा करारा झटका है, क्योंकि घरेलू मजबूरी के कारण 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को रद्द करना ये कहीं ना कहीं बाइडेन प्रशासन की कूटनीति के लिए करारा झटका है। आशंका है कि इससे अमेरिकी जो प्राथमिकता है उसको लेकर एक भरोसे का संकट भी बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए आगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी हैं, यहाँ पर इसका सीधा सीधा फायदा क्योंकि ट्रंप भी है रेस में, उनको बढ़ जाएगा, उनका कद बढ़ सकता है। बिल्कुल गीत जी, देखिए अमेरिका जो भी है वो आज तक दुनिया को एक आश्वासन देता रहा कि पूरी दुनिया का जो प्रोटेक्टर है वो मैं हूं, दुनिया में कोई दिक्कत होगी तो मैं वहां पे रिजॉल्व करने के लिए पहुंचूंगा, और पहुंचता भी रहा है, बेशक उसके इंटरेस्ट कुछ भी हो। लेकिन इस बार इतना महत्वपूर्ण मीटिंग को कैंसिल करना और दौरे को रद्द करना,
ये एक संदेश जो दुनिया में जा रहा है, ये गलत जा रहा है। मेरी राय में तो जो बाइडेन को ये दौरा रद्द नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम पूरी दुनिया आज जान चुकी है कि चीन का जो विस्तारवाद है वो किस तरह से कई देशों को अफेक्ट कर रहा है, पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है। तो ये दौरा रद्द नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये दौरा रद्द होने से एक बहुत गलत मैसेज गया पूरी दुनिया के लिए। और चीन को इससे बहुत प्रसन्नता हुई है कि फाइनली चीन ने जो 2001 में सोचा था कि जो जियोपॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होगा अफगानिस्तान में यूएस विड्रॉल से, वो अब इसको इस इवेंट में भी दिख रहा है कि जैसे जैसे अमेरिका कमजोर हो रहा है उतना उतना स्ट्रॉन्ग चीन हो रहा है। और हम सारे जानते हैं कि ये इंडियन पैसिफिक रीजन इतना इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए, और ये हम प्लेटर पे चीन को नहीं दे सकते। सर यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि देखिए फॉरेन जो हमारी पॉलिसी है भारत की, उसकी हमेशा तारीफ होती है। तारीफ इसीलिए होती है क्योंकि बातचीत के जरिए ही तमाम मैटर्स को रिजॉल्व करने में बिलीव रखता है भारत। सो विदेश नीति उनकी डेफिनेटली स्ट्रांग हुई है। अब ये देखिए क्वाड समिट हो रहा है, अमेरिका के बिना हो रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया में जाना और अमेरिका का इसमें हिस्सा ना लेना, ये तो कहीं ना कहीं बताता है भारत के लिए भी और दूसरे देश, उससे हमें शायद ये सीख मिलती है कि अमेरिका के बिना भी आगे बढ़ा जा सकता है, विच इज अ गुड थिंग। जी, ये टेक्निकली ये जो क्वाड समिट ऑस्ट्रेलिया में होना था उसका वेन्यू शिफ्ट हो गया है ऑस्ट्रेलिया से हिरोशिमा नागासाकी, क्योंकि 19 से 21 मई को वहां पे G7 लीडर्स की मीट होगी और ये जो क्वाड समिट होगा ये उसके साइडलाइंस में होगा। लेकिन जो एक अहमियत होती है किसी जगह में एक दो दिन पूरा एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने की, और उसको अगर कंपेयर करें एक साइडलाइन समिट कर देना, तो उससे उसकी जो इंपॉर्टेंस होती है उसमें कमी तो बहुत आ जाती है। और यही चीज इस बार क्वाड के साथ हो रही है, क्योंकि जो बाइडेन ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा जो रद्द की है उसकी उनकी वजह से अब इसको शिफ्ट कर दिया हिरोशिमा नागासाकी में। एजेंडा वही रहेगा जो ऑस्ट्रेलिया में डिस्कस होना था, लोकेशन चेंज हो गई है। जहां तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो ऑस्ट्रेलिया विजिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये चीन को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि अमेरिका में जो हो ना हो, जहां तक भारत है, भारत को पता है कि उसके जो नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी के जो मसले हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। हमने देखा पिछले कुछ सालों में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोस्ती बहुत गहरी होती जा रही है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों जान चुके हैं कि हमारी अच्छी दोस्ती ही चीन के इस विस्तारवाद को रोक पाएगी। और जैसे आपने अभी सही कहा कि अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया में होना ना होना, जो बाइडेन का ऑस्ट्रेलिया विजिट कैंसिल करना ना करना, इससे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि फाइनली रूस यूक्रेन युद्ध से एक जो बड़ी सीख पूरी दुनिया के देशों को मिली है वो ये है कि जब संकट आता है किसी पर तो अच्छे अच्छे दोस्त सामने नहीं आते मदद करने के लिए, और आपको खुद अपने संकट से निपटना होता है। तो जो आपने सही कहा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऑस्ट्रेलिया ना जाने से इसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशन है इस पे कोई फर्क नहीं आएगा। जो हमारे प्लान्स हैं चाइना के विस्तारवाद को रोकने में, उससे कोई प्लान नहीं आएगा, क्योंकि जब युद्ध होगा तो हर देश को अपना युद्ध खुद ही लड़ना होगा। लेकिन एक बात तो है जिसे नकारा नहीं जा सकता है सोडी सर, कि अमेरिका का एक नॉन कमिटल अप्रोच जो रहा है वो एक बार फिर से सामने आया है इस समिट में हिस्सा ना लेने से। इससे दूसरे देशों को भी यही संदेश तो मिला ही है कि अपनी सुरक्षा को हम खुद ही बढ़ाएं और उस पर हम खुद ही हार्डवर्क करें। अमेरिका पर मात्र निर्भर नहीं रहा जा सकता है ना? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है गिजी। अगर हम इतिहास देखें, जब जब अमेरिका की जरूरत थी देशों को, अमेरिका वहां से या तो विड्रॉ कर गया या फिर वहां पे कभी दखलंदाज दिया नहीं। आप रूस यूक्रेन युद्ध ले लो, 80% यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, लेकिन अमेरिका ने अपना एक सैनिक नहीं भेजा वहां पे। हम अफगानिस्तान देख लें, वहां पे 20 साल तक अमेरिकी सेना रही और अचानक रातों रात विड्रॉ कर गई। तो और जो वहां का अमेरिकी जो अफगानिस्तान का राष्ट्रपति था उसे भागना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि ये पूरी दुनिया में एक जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है
कि अमेरिका आपकी मदद करेगा अच्छे टाइम में, जब तक उसका फायदा हो रहा है, जब तक वो अपने इंटरेस्ट को वहां से सफल हो पा रहा है। जैसे ही वो देखेगा कि आपका देश दिक्कत में आ रहा है, वो वहां से फौरन या भाग जाएगा या फिर वहां पे हस्तक्षेप करेगा ही नहीं। तो ये पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है। और इस बार भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया हमारे डिस्कशन में, अमेरिका को यह दौरा नहीं कैंसिल करना चाहिए था। अंदरूनी दिक्कतें जितनी भी हो, देखिएगी जी, हर घर में दिक्कतें होती है। एक पंजाबी में कहावत है, नानक दुखिया सब संसार। दुख तो सबके घर में, सबके देश में है, लेकिन अगर आप बाहर उसे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये रॉन्ग मैसेज जाता है। और ये जो रॉन्ग मैसेज है, ये अमेरिका ने एक बार फिर पूरी दुनिया को दे दी है। मैं चाहूंगी कि आप सर, जो क्वाड अभी बैठक होगी जिसमें बाकी तमाम देश तो देखिए हिस्सा लेंगे हिरोशिमा में, तो ये इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है? क्या कुछ एजेंडाज जो हैं वो सेट किए जाएंगे? इस पर अगर आप अपनी जानकारी हमारे साथ शेयर करें। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा है गीची, वो है कि चाइना का जो विस्तारवाद है उसको कैसे रोका जाए, और जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन है उसको कैसे इंश्योर किया जाए। क्योंकि ये जो सारा इलाका, ये बहुत अहम है पूरी दुनिया के लिए, सुरक्षा के नजरिए से और व्यापार के नजरिए से। और चीन हर मुमकिन कोशिश करता आया है और करता रहेगा इस पे नियंत्रण करने के लिए। तो इस पे काफी डेलिब्रेशंस होंगी। फिर जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बातचीत होगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें, इस क्वाड समिट में काफी चीजें निकलने की आशंका है, क्योंकि अब चीन के जो एक्सपेंशन डिजाइन हैं वो पूरी दुनिया को क्लियर हो चुके हैं। चाहे दुनिया में कुछ हो ना हो, लेकिन चीन का जो विस्तारवाद है वो नहीं रुकेगा, और वो तभी रुकेगा अगर देश इकट्ठे होंगे और चीन को एक करारा और कठोर जवाब देंगे। बिल्कुल, ये आने वाले समय के लिए जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से उसका विस्तार बढ़ रहा है और उसकी जो नीतियां लगातार सामने आती हैं, ठीक वैसा ही जैसे हम डबल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, पाकिस्तान के संदर्भ में बात रखी जाती है, ठीक वैसा ही चाइना को लेकर भी है। तो आज तमाम चीजों को हमने समझने की कोशिश की है आपके माध्यम से। सबसे पहले तो सर मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगी, तमाम पहलुओं पर आपने बारीकी से नजर जिस तरीके से बनाई हुई थी और उसी को आपने हमारे साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। It was great having you. So, बात यहाँ पर हमने तमाम डिफेंस पॉलिसीज की भी कर ली है, क्वाड की भी कर ली है, जो कि अब शिफ्ट किया गया है ऑस्ट्रेलिया से अब हिरोशिमा पे। यहाँ पर तमाम डिफेंस पॉलिसीज की जो बात आती है, जब हम ऑस्ट्रेलिया की भी बात करते हैं, क्योंकि बहुत अहम बात है यहाँ पर JSOD जी ने की थी, उसमें रक्षा बजट जो है वो बहुत बढ़ाया गया है। जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं उसमें सहयोगियों के साथ ही सेल्फ रिलायंस और डिफेंस पर भी बात कही गई है। उन्होंने अमेरिका के साथ एंगेजमेंट पर भी जोर दिया, लेकिन साथ ही जापान और भारत जैसे समान सोच वाले देशों के साथ भी संबंध प्रगाढ़ करने की बात कही गई है। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका की छवि के लिए एक धक्का है कि उसे सुरक्षा के मामले में पक्का दोस्त शायद नहीं माना जा सकता। जैसे अफगानिस्तान को उन्होंने छोड़ा और वहां तालिबान ने कब्जा कर लिया। ये बात यहां पर हमारे साथ JSOD जी जो जुड़े हुए थे उन्होंने भी बात रखी है। तो एक नॉन कमिटल अप्रोच जो है वो डेफिनेटली आया है जब हम इस क्वाड समिट में हिस्सा ना लेने की बात अमेरिका की करते हैं। सो आज दो अहम पहलुओं पर हमने बात की है आज के इस विषय पर, एक डेट सीलिंग को लेकर और दूसरा क्वाड समिट में अमेरिका का हिस्सा ना लेना। क्या वाकई हिस्सा ना लेने का फैसला सही था? मैं चाहूंगी कि आज जो जो सवाल हमने यहां पर उठाए, उन पर डिस्कशन किया, उस पर समग्रता से यदि देखें तो उस पर आपके विचार जाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो फीडबैक जरूर दीजिएगा, इस बार भी आपका इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का, और फीडबैक देने के लिए आप नीचे दी गई ईमेल आईडीज पर हमें लिख सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल मुझे इजाजत दीजिएगा। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। कल नए विषय के साथ आप सभी के समक्ष होंगे रूबरू। नमस्कार।